जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम जो इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। देखेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है। इसमें पार्ट 3 यानी भाग 3 में 12 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक आता है। अगर एक जीवन जीने के लिए उसके लिए मूल अधिकार बहुत ही ज़रूरी है। अपना कुछ अधिकार होते हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तथा पार्ट यानी भाग 3 में बताया गया है। इसे यूएसए से यानी अमेरिका से लाया गया है। इसका नाम मैग्ना कार्टा यानी नैसर्गिक यानी नेचुरल है। नैसर्गिक भी कहते हैं इसको, नैसर्गिक भी कहते हैं इसको यानी नेचुरल कहते हैं। और इसको इसमें क्या होता है, ना तो पब्लिक आपकी छीन सकती है यानी आपका मूल अधिकार, ना ही गवर्नमेंट ले सकता है। यानी कि जो आपका मूल अधिकार है उसको ना तो पब्लिक ले सकती है ना ही गवर्नमेंट ले सकती है। या फिर कोई अगर कानूनी अधिकार है तब तो गवर्नमेंट उसको ले सकता है, लेकिन अगर मूल अधिकार है तो उस पर ना तो गवर्नमेंट अपना कब्जा दिखा सकता है ना ही पब्लिक दिखा सकती है। ये हमारा मूल अधिकार, इसमें कितने से 12 से लेकर 35 तक आते हैं। इससे पहले हम अनुच्छेद 11 तक हम कवर कर चुके हैं। तब अब देखते हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, मूल अधिकार की परिभाषा बताता है। यानी कि कोई राज्य या कोई स्टेट, यानी जहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं कि हाँ यूपी मध्य प्रदेश यानी कि बिहार, ये सब कुछ नहीं। स्टेट जिसके पास अपनी स्वयं की प्रॉपर्टी हो, अपने नियम कानून हो, उसको स्टेट कहा गया है। स्टेट या फिर जैसे आप देख लो रेलवे अथॉरिटी है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, या एक आपस में राज्य है, तो उसी में कहा गया कोई भी राज्य मूल अधिकार देने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा बताया गया है। इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, कोई भी अपनी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो भी है, आप अगर अपना प्रॉपर्टी अपना नियम कानून बनाते हैं तो आप मूल अधिकार दे सकते हैं मूल अधिकार में। लेकिन अनुच्छेद 13 में है, अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है अल्पीकरण। अल्पीकरण असंगत, इसका मतलब ये होगा कि आप जो मूल अधिकार बनाएंगे उस मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को अगर प्रभावित हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका मूल अधिकार निरस्त कर दिया जाएगा। आपका मूल अधिकार नहीं रह जाएगा। यदि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं या तकलीफ हो उनको हो रहा है, तब हमारा मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। इसी में कहा गया संविधान जब हमारा 1950 में लागू हुआ, 1950 में, उससे पहले जितने जो अंग्रेज़ कानून बनाए गए वो सारे कानून रहेंगे और उसके बाद तक भी रहेंगे। लेकिन अगर वो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं तो उनका मूल अधिकार छीन लिया जाएंगे, वो कानून रद्द कर दिया जाए, वो मूल अधिकार से रिलेटेड हो या ना हो। अगर कोई ऐसा कानून पहले बन चुका है और उसके बाद वो किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं, तब वो मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। ये संविधान मतलब कि अनुच्छेद 13 में लिखा गया। इसी अनुच्छेद 13 से 3 तलाक का काम खत्म किया गया है। 3 तलाक का काम खत्म किया गया है इसी अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13 से 3 तलाक, क्योंकि उसमें एक का तो मूल अधिकार था लेकिन दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित हो रहा था, इसलिए अनुच्छेद 13 के तहत मूल अधिकार का 3 तलाक का खत्म किया गया। 3 तलाक क्या है इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। इसमें साफ साफ कहा गया 26 जनवरी 1950 से पहले के जितने कानून हैं वो सारे रहेंगे, बस बशर्ते वो किसी के मूल अधिकार को डिस्टर्ब ना करें। अगर मूल अधिकार को डिस्टर्ब करें तो उनका निरस्त कर दिया जाएगा अनुच्छेद 13 के तहत। अब जो 3 तलाक था उसको अंग्रेज लोग तो 1937 में ही बना के गए थे। पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसमें है, वो बात की बात है, अलग बता देंगे किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हो गए 12-13। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक हमारे यहाँ है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार मतलब ये अनुच्छेद 14 में कहा विधि के समक्ष सभी समान रहेंगे, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान। इसीलिए कहते हैं कानून अंधा। अगर कानून के सामने आप गलती किए हैं तो वही सज़ा आपको भी मिलेगी, वही कोई राजनेता हो या फिर राष्ट्रपति उसको भी वही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए कहा गया अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी समान, यानी कानून के समक्ष सभी समान हो, कोई भी हो, काम व्यक्ति हो या फिर कोई राजनेता हो या कोई अच्छा खासा लीडर हो, सबको एक ही सज़ा मिलने वाली है। अगर वो चोरी किया, चोरी के 3 साल सज़ा है तो आपको भी 3 साल की सज़ा मिलेगी, और जब वो राजनेता जाएगा चोरी करके उसको भी 3 साल की ही सज़ा मिलेगी। तो इसलिए कहा गया विधि के समक्ष सभी समान, अनुच्छेद 14 से। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 का जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, सार्वजनिक लिंग या फिर कुछ भी हो, मतलब कि श्वेत अश्वेत या कलर से आप भेदभाव नहीं कर सकते।
सार्वजनिक स्थान पर भी और अपने पर्सनल स्थान पर भी भेदभाव नहीं कर सकते आप। जाति धर्म नीच ऊंच कलर या फिर ब्लैक गोरा काला इसके हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया आप जाति धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बट इसमें सम्मान दे सकते हैं, जैसे आर्मी के लोग हैं उनको सल्यूट सभी करते हैं तो आप इसमें सम्मान कर सकते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको उनका पद है आर्मी का तो उनका सम्मान ना करें तो ये गलत बात है। अपने एक नेचुरल इफेक्ट होता है तो इसलिए सम्मान दे सकते हैं, लेकिन तुम कहो कि वो नीचे कास्ट के हैं या फिर शेड्यूल कास्ट के हैं तो उनसे हम भेदभाव करें तो ये कानूनन अपराध है। ये संविधान में अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि आप जाति धर्म जन्म स्थान या फिर कुछ भी तरह जनस्वैत अश्वैत जैसे भी आप सोचो तो भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब अनुच्छेद 16 आता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है सरकारी नौकरी में समानता। यानी सरकारी नौकरी में समानता ये कहा गया है कि आप चाहे जो हो चाहे जिस कास्ट के हों उसमें आपको सरकारी नौकरी में समानता दी जाएगी। लेकिन यहीं पे एक बवाल होता है कि आरक्षण 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 क्यों दिया जाता है। तो आरक्षण आप हम लोग यहाँ क्या बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में हम लोग से पढ़े हुए अच्छे IAS PCS रैंक के लोग बैठे हैं वहाँ पे, वो अभी तक आरक्षण नहीं खत्म किया। जबकि आपको पता होना चाहिए आरक्षण जब संविधान बना था 1950 में तब आरक्षण की अवधि की गई थी 2020 तक। उसके बाद मोदी जी इसको संसद बिल पारित करवा के 2030 तक करवा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी को गिराना, बस ये है जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते रहें। दूसरी बात जो छोटे लोग हैं उनको थोड़ा पुशअप करके पुश करना, यानी कि जो उस लेवल के नहीं पहुंच पाए हैं समाज में समानता बनाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत रखा गया है। और आरक्षण कभी किसी धर्म के हिसाब से नहीं मिलता कि धर्म पे जैसे सोचो कि हिंदू धर्म को आरक्षण है मुस्लिम धर्म को आरक्षण, ऐसा नहीं है। आरक्षण जब भी मिलता है तब जात के हिसाब से मिलता है, जात के हिसाब से लिंग के हिसाब से या फिर धर्म के हिसाब से तो आरक्षण मिलता नहीं है। या कहीं कहीं स्थान के हिसाब से भी आरक्षण मिलता है, स्थान के हिसाब से भी आरक्षण मिलता है। तो जात लिंग स्थान, जात जैसे OBC हो गया SC ST हो गया तो इन लोगों को आरक्षण मिलता है। लिंग यानी कि अगर जनरल के दोनों लोग हैं तो एक महिला है एक पुरुष है तो महिला को आरक्षण ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लिंग के हिसाब स्थान के हिसाब से मतलब ये कहीं ऐसी जलवायु जहाँ पे लोग ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहे हैं तो उनको आर्मी में थोड़ा डिस्काउंट दिया जाता है कि आपकी हाइट अगर छोटी भी तब भी आप लोग को रख लिया जाएगा। तो यहाँ पे स्थान के हिसाब से भी आरक्षण दिया जाता है। तो स्थान कभी धर्म के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जाता कि आप जिस धर्म के हो तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसलिए कहा गया पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं उनको समानता में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत कुछ % आरक्षण दिया जाएगा क्योंकि समाज में समानता बनाए रखें। इसलिए आरक्षण कोई गलत चीज़ नहीं है, किसी ऊंचे उठते हुए व्यक्ति को गिराता नहीं, बस नीचे जो है उनको थोड़ा पुशअप करके बराबर में ले जाने के लिए है, इसलिए इसको कहा गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। अनुच्छेद 16 में क्या है, नौकरी के समक्ष सभी समान, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता का पद होगा। उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत से अंत, यानी कि आपके पास जैसे छुआछूत का होता है कि ये नीची जात के उनको छुओगे तो नहाना पड़ेगा ये सब, तो उसका भी अंत कर दिया गया संविधान में। ये अभी ग्रामीण क्षेत्र में कम है लेकिन शहरी क्षेत्र में ख़त्म हो गया। चाहे शहरी क्षेत्र में कहीं छुआछूत है ही नहीं, गाँव में भी छुआछूत का प्रचलन चल रहा है। तो छुआछूत का अंत किसमें, आर्टिकल 17 में, इसमें छुआछूत का अंत किया गया। लेकिन अब यहीं पर साफ साफ कहा भी गया है आप जात के साथ छुआछूत अंत कर सकते हैं, यानी जात के साथ छुआछूत नहीं कर सकते, कानून अपराध रहेगा। धर्म के हिसाब से छुआछूत नहीं कर सकते कानून, लेकिन अगर उसको कोई बीमारी ऐसी है जो छुआछूत से फैलने वाली है तब आप इस छुआछूत कर सकते हैं। अब इसका बहुत ज़्यादा अपराध हो मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं हो रहा था, बस संविधान में लिख दिया गया, ग्रामीण क्षेत्र में इतना ज़्यादा फॉलो नहीं पा, तब इसके लिए 1955 से लेकर 1989 में सख्त किया गया। 1955 में कानून बनाया गया, 1955 जो कानून बनाया वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था। फिर 1989 में एक सख्त कानून बनाया गया, इसी के तहत 1989 में कानून बनाया गया। इसमें सज़ा का प्रावधान दिया गया, जिस हिसाब से आपकी सज़ा रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, संसद तय करेगी। तो 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत दिया गया। फिर अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत मतलब ये यहाँ पे नहीं है कि तुम जो एजुकेशन से उपाधि लियो, मान लीजिए डॉक्टर हो गए फिर प्रोफेसर हो गए, वो आप रख सकते हैं। लेकिन जो आपको प्रोफेशनल दिया गया मतलब पहले से दिया गया है कि आप युद्ध लड़ रहे तो महाराज, सर, बहादुर, जितना कुछ पहले से था
बहादुर, सुल्तान या फिर इस तरह के जैसे भी थे ना, उनका अंत कर दिया। आप अपने नाम के आगे महाराज, सर, बहादुर, सुल्तान, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर तो आपकी उपाधि हो जाएगी। उसके बाद इन सब की चीज़ को आप अपने नाम के आगे सर नेम की तरह नहीं यूज कर सकते। अनुच्छेद 18 में इनका अंत कर दिया गया। आप महारानी, महाराजा, ये जब संविधान बनाया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, तो ये अंत कर दिया है कि उसमें क्या रहेगा, समाज में बराबरी का पद नहीं रहेगा। लेकिन इसी में बताया गया है कि अगर आप पढ़ के, पढ़ाई करके आप एक एजुकेटेड पोस्ट प्राप्त करते हैं, तब आप उन लगा सकते हैं। जैसे प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर खुराना, या फिर डॉक्टर को करके, या फिर ब्रिगेडियर, आपको जो प्रमोशन करके आपको पद दिया गया, फिर आपको जो नाम दिया गया उसको आप रख सकते हैं। लेकिन साथ में एक और कहा गया कि आप जो भारत रत्न या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार जो पाते हैं वो आप रख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 18 के तहत आप उसका सरनेम का यूज नहीं कर, भारत रत्न जैसे भारत रत्न फलाना, भारत रत्न ये, तो आप सर नेम के साथ अपना भारत रत्न का नाम नहीं लगा सकते। आप रखो अपने पास। अगर आप ऐसा करते हैं आप कानूनन अपराध करेंगे और आपको अनुच्छेद 18 के तहत कोई ना कोई सजा ले ली जाएगी, और या फिर आपसे भारत रत्न भी वापस लिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। आप पाएँ राष्ट्रीय पुरस्कार तो आप अपने पास रखिए, लेकिन उसका प्रचार प्रसार मतलब कि सभी को पता चलेगा यार आप पा गए हैं भारत में, लेकिन आप सर नेम नहीं लगा सकते हैं। ये रहा अनुच्छेद 18। अब देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई। स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है स्वतंत्रता का, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी से बात विवाद चर्चा कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे जवाब भी मांग सकते हैं। आपके बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोलें, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। बट ऐसा ना बोलें कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, या फिर बताया ना अनुच्छेद 13 के तहत आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी के मूल अधिकार को प्रभावित करता हो। आप बोलो सही, लेकिन उसके आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचा तो आप पे वो कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए बोलने की स्वतंत्रता है, आपको क्वेश्चन पूछने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिटेड स्वतंत्रता है। बहुत ज़्यादा हद तक आप बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहां आप नहीं बोल सकते हैं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अब आप जाके पूछोगे कि बिपिन रावत सर से कि आप चीन के बॉर्डर पे आपकी क्या तैयारी है, तो वो बताएंगे क्या तैयारी है। तो यहाँ पे आप लोग नहीं पूछ सकते, जहाँ आप डिफेंस रिलेटेड कुछ पूछ ही नहीं सकते, उसके लिए मार्शल रूल फॉलो हो जाता है। तो आप डिफेंस रिलेटेड कुछ नहीं पूछ सकते। आपको स्वतंत्रता, आप अपने गांव, शहर, कस्बे में जो मन हो वो पूछो, जिससे मन हो बात करो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता, उस पर आपको कोई रोकने नहीं आएगा। उसके बाद सेकेंड आता है अनुच्छेद 19 में 7 भाग हैं। तो 19 में 7 क्या, पहला तुम्हारा बोलने की स्वतंत्रता हो गई। फिर दूसरा हमारा सभा करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, आप कहीं भी मीटिंग बुला सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन शर्त ये है कि जब आप सभा करेंगे तब आप हथियार ना हो आपके पास। अगर हथियार बंद होकर आप सभा कर रहे हैं तो आपकी कार्रवाई हो। शांतपूर्ण सभा कीजिए, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और हो सके तो आपकी पुलिस आपकी रक्षा भी करेगा। लेकिन आप हथियार के साथ आतंकवादियों की तरह अगर आप सभा कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई की जा सकती है। फिर तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बनाने का भी अधिकार है, आप संगठन बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। चौथा, चारों ओर घूमने का, आप बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं, बस शर्त यही कि देश के हित में हो। अगर आप जा रहे हो, चलो गलवान घाटी पे देखें चल के क्या होता है, तो वहाँ जाने देंगे तुम्हें? तो देश की प्रभुता को ठेस ना पहुंचे, आप उसके अकॉर्डिंग कुछ भी करो, आप बस देश सुरक्षित होना चाहिए। अगर आप सोचो कि हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, तो हम जाते हैं गलवान घाटी पे घूम के आते हैं, क्या हो रहा है, तो वहाँ थूर देंगे तुम्हें अच्छे से। चारों ओर घूमने से तो फिर आता है किसी क्षेत्र में रहने के, यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में आवास बना सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर अपना रूल फॉलो होता, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब से 370 वहाँ से हटा दिया गया तब से आप वहाँ भी ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ भी रह सकते हैं। वहाँ पे भी भारत के संविधान ही लागू होने लगा। नहीं, अभी तक जम्मू कश्मीर का अपना पर्सनल संविधान था, वो लागू हो रहा था, तब वहाँ पर भी अपना संविधान लागू हो गया। वहाँ पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जितना हम लोग का मौलिक अधिकार है। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर, किसी क्षेत्र में आप रहने की स्वतंत्रता। फिर संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार अब खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के जो छठा भाग है उसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। इसको खत्म करने वाले हैं
मोरारजी देसाई, इन्होंने 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया था। उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार ना करके उसको कानूनी अधिकार कर दिया। कानूनी अधिकार ये है कि अगर कोई पब्लिक आपसे वो छीन रहा है, कोई व्यक्ति आपसे छीन रहा है, तो आपको कानून देगा, सुप्रीम कोर्ट आपको देगा। लेकिन अगर सरकार ही उसे छीन रही तो उसमें ना तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती कुछ, ना तो कोई कानून ही कुछ कर सकता है। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को जो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि मोरारजी देसाई थे, उन्होंने ख़त्म करके कानूनी अधिकार बना दिया। फिर यहाँ से इसको संशोधन करके आर्टिकल 300 के काम में सीधे यहाँ से आर्टिकल 300 के काम में इसको डाल दिया। दिक्कत क्या थी, 12 से 35 के बीच में अगर इसको रखते, 12 से 35 के बीच में रखते तो ये मौलिक अधिकार हो जाता। तो इसको यहाँ से हटा के सीधे 300 के काम में छोड़ दिया। किसमें? 300 के काम में। एक इसमें हुआ 46वें संविधान संशोधन में, 46वें संविधान संशोधन में इसको संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया। और ज़रूरी भी था। अगर अभी ट्रेन का ट्रैक बिछाना है तो आपकी ज़मीन पड़ रही है, आप कहेंगे हम देंगे नहीं, हमारा संपत्ति का अधिकार है। तो ये तो भारत का विकास ही नहीं संभव था अगर ये अधिकार ना हटाया जाता। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, इसकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं। तो इसलिए इसको हटाना सही था। और इसके बदले में फिर संसद में कानून बनाया गया कि अगर हम किसी की संपत्ति ले रहे हैं तो उसे मुआवजा कितना दिया जाए। तो सब बात मतलब कानून बना के कानून पारित करवा दिया गया। तो उसके बाद देखते नहीं, हाईवे किसी रोड के किनारे निकलता, बहुत अच्छा खासा पैसा पाता वो। तो अनुच्छेद 19 के छठे भाग से ही उसको संपत्ति का अधिकार हटाया गया और तथा उसके मुआवजे का प्रावधान इसी से किया गया है कि हाँ, जब उसकी संपत्ति हम ले रहे हैं तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा। फिर आता है अनुच्छेद 19 का 7वां भाग। इसमें कहा गया है व्यवसाय करने के अधिकार। आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बस बशर्ते ये होना चाहिए कि भारत की यानी देश के हित में हो, देश के अहित में ना हो, यानी उससे देश को कोई इफेक्ट ना पड़े। आप बताओ, आतंकवादी को यहाँ पालोगे तो सही रहेगा, बारूद बनाओगे सही रहेगा, आप कर सकते हैं व्यवसाय, लेकिन देश के हित में हो, उससे विपरीत ना हो, देश के मतलब देश को इफेक्ट ना करे, इसकी समानता तथा प्रभुत्ता को समाप्त ना करे, तब आप रह सकते हैं। तो अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 7वें में है। ये रहा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 को कहा जाता है संविधान के रीढ़। संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? आर्टिकल 19 को। बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 19। आप ये सभी कर सकते हैं, मतलब बोलने के अधिकार, सभा बनाने, संगठन, चारों ओर घूमने, किसी क्षेत्र में रहने के लिए, संपत्ति का अधिकार, अब तो कानूनी अधिकार हट गए तो हट गए यहाँ से। फिर व्यवसाय करने, लेकिन इसके साथ एक शर्त दी गई है, आपकी एकता, सुरक्षा, पब्लिक यानी पब्लिक को अगर डिस्टर्बेंस होगा तब भी आपको उसमें सज़ा दी जाएगी। मोरल तथा कोड तथा विदेशी संबंध, यानी विदेशी संबंध में क्या, आप कुछ ऐसा काम ना करो जो विदेशियों को ठेस पहुँचे। तो विदेशी संबंध में अगर नुकसान हो तब भी आपको ये इस छीन लिया जाएगा। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एकता सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। संविधान बनाते समय ये खास रखा गया था कि ध्यान रखा गया था कि भारत में संविधान बनाने के बाद देश को पहले रखा गया। देश नहीं टूटना चाहिए, वो कुछ भी हो, कितने भी नियम कानून टूटे चलेगा, लेकिन देश हमेशा एक होना चाहिए। इसीलिए भारत इज ए यूनियन, भारत को यूनियन कहा गया, संघ कहा गया, किसमें एक भी राज्य अलग नहीं हो पाएंगे। तो अनुच्छेद 19 समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ा, इसीलिए इसको कहा गया संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक गलती की एक सज़ा। माना कि आप चोरी किए हैं, अब चोरी करने की आपको 3 साल की सज़ा मिली, ठीक। अब कोई दूसरा व्यक्ति गया चोरी करके, तो उसको क्या 6 साल की सज़ा देंगे? नहीं देंगे। अगर वो भी चोरी ही किया और बिल्कुल सेम कंडीशन हुए, बस केवल पर्सन चेंज हुआ है, तब उसको भी 3 साल की सज़ा ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अनुच्छेद 20 में कहा गया एक गलती की एक ही सज़ा होगी। आप देखे होंगे अभी हाल ही में एक प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज पे, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हीं पे एक केस कर दिया था कि ट्विटर पे एक फ़ोटो पोस्ट किया था। तो संविधान में लिखा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते। वो किए, लेकिन वो सही थे, इसलिए उन पे केवल 1 रुपये का जुर्माना लगा। कितने रुपये का? 1 रुपये का जुर्माना लगा। अगर आज आप भी किसी जज के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं तो आज आप पर भी 1 रुपये का ही जुर्माना लगेगा अनुच्छेद 20 के तहत।
एक गलती की एक सज़ा, अगर वो गलती किया उसको 1 रुपये की सज़ा, 1 रुपये की सज़ा मिली यानी जुर्माना लगा, तो 1 रुपये की सज़ा हमें भी जुर्माना लगेगा, आराम से भर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके आता सज़ा उस समय के कानून के आधार पर होनी चाहिए, यानी कि आप आज सज़ा किए, आज चोरी किया आप, ठीक, आज चोरी की, आज 3 साल की सज़ा है। अब कोर्ट में चलते 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 5 साल लगे, 5 साल के बीच में संशोधन होगा संसद में कि चोरी करने वालों को फांसी, चोरी करने वालों को फांसी। तब क्या 5 साल बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी? नहीं दी जाएगी, क्योंकि तब जज से कहोगे जज साहब हम चोरी किए थे 3 साल पहले, तो हमें जो सज़ा मिलेगी वो उस समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जब हम चोरी किए थे, जब हमारा अपराध था, तो उस समय अपराध केवल था 3 साल की सज़ा, तो आपको केवल 3 साल की सज़ा ही मिलनी चाहिए। वो फांसी जो उस समय जो करेगा, यानी कि जैसे मान लो 2010 में आप चोरी किए, 2015 में आपको सज़ा सुनाई गई, 2015 में, अब इसी में 2011 में एक संशोधन कर दिया जाए कि चोरी करने वालों को फांसी हो जाएगी, चोरी करने वालों को फांसी। और आप 2011 में, और सज़ा कब किए थे आप, जो अपराध किए थे वो 2010 में किए थे, तब आपको 2010 में जो कानून था, माना 3 साल की सज़ा थी आपको, तो 2010 के तहत आपको 3 साल की सज़ा ही मिलेगी। 2011 में क्या परिवर्तन हो उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए कहा गया उस समय की सज़ा, सज़ा उस समय के कानून से होगा जिस समय अपराध किया होगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जानते हो डेट पे डेट देते रहेंगे, तारीख पे तारीख, सज़ा कब मिलेगा पता नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल बीत जाते हैं। तो इसलिए कहा गया जब कानून, जिस दिन हम किए हैं सज़ा, उस दिन के कानून के हिसाब से हमें सज़ा दो, आप चाहे जितना इससे डिले करो कोई दिक्कत नहीं। फिर किया गया खुद के विरुद्ध गवाही नहीं, यानी कि आप सही हैं तो किसी के दबाव में आप अगर गवाही दे रहे हैं तो आपकी गवाही मान्य नहीं होगी और आप गवाही नहीं दे सकते, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। यहीं पे चलता है क्या, पुलिस का मार, यहाँ पे पुलिस मार के भूसा बना देती, कहती कि तुम गवाही दो कि हाँ तुम चोरी हो, तुम नहीं चोर हो, तुम्ही ने चोरी की है। तो यहाँ पे लिखा गया आप खुद किसी के दबाव में खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। और यहाँ पर कानून मतलब क्या कहते हैं, कोर्ट में पुलिस की भी गवाही नहीं मानी जाती है कि हाँ वो कुछ भी कहे उनको बेकार है, पुलिस गवाही स्वयं नहीं दे सकती कि हाँ हमने इसको देखा चोरी करते हुए। तो यहाँ लिखा गया खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, अपने से विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। और अनुच्छेद 20 की सबसे बड़ी खासियत है कि ये राष्ट्रपति शासन जब लगता है तब इसको नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 एक ऐसा 2 अनुच्छेद है, पूरा संविधान बदल जाएगा राष्ट्रपति शासन में, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा वैसे के वैसे ही रहेगा, इसको नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि दोष सिद्ध में आरक्षण, जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं हैं, आपको कोई अपराधी नहीं कह सकता जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट पहले अपराधी ना घोषित करे। तो इसीलिए कहा गया खुद के विरुद्ध गवाही नहीं कर सकते, सज़ा उस समय के कानून पर होगा जब आप अपराध किए हैं, और एक गलती की एक ही सज़ा होगी, जो गलती किसी व्यक्ति को पहले दे दिया गया है उसी सज़ा को होगी, वही सज़ा आपको मिलेगी जो पहले उसी गलती के लिए उसी किसी व्यक्ति को दिया गया है। गलती सेम होना चाहिए, पर्सन अगर बदला है तो सज़ा सेम मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आज हम अनुच्छेद 20 तक कवर किए, अभी हमारे इसमें बचे हैं 35 अनुच्छेद, 15 अनुच्छेद बचे हैं। 15 अनुच्छेद किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।